So I welcome you all to yet another amazing session, strategic session, where I'm going to discuss how to reduce your cost of manufacturing. आप में से कुछ लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं ऑलरेडी, कुछ लोग हैं जो अभी मैन्युफैक्चरिंग में शायद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, बट आज की स्ट्रैटेजीज जो हैं मोस्टली लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगी इन हाउ दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. जब भी हमारे को अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कुछ खरीदने हैं, कैसे खरीदने चाहिए और क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हो सकते हैं जिनको यूज करके हम लोग अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं. जैसे ही आप अपना कॉस्ट कम करते हैं, इसके आपको ऑफ कोर्स दो इनहेरेंट एडवांटेजेस होते हैं. एक एडवांटेज नंबर 1 वुड बी कि अगर आपने कॉस्ट अपनी कम कर ली तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है. और दूसरा, अगर आप कहते हो कि मेरे को कॉस्ट कम करने से मैं ये बेनिफिट कस्टमर को पास कर सकता हूँ या करना चाहूंगा, तो क्योंकि आपकी कॉस्टिंग कम हो गई है, आपकी प्राइसिंग बेटर हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ सकती है, आपका कस्टमर्स आप बढ़ा सकते हो नई प्राइसिंग, रिड्यूस प्राइसिंग यूज करके. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू रिड्यूस योर कॉस्ट्स वन, एंड हाउ वुड यू लाइक टू use this reduced cost for increasing your own profitability or for increasing your market share or increasing your customer base? How would you like to use your new pricing system? Let us say if you're able to reduce your price or first of all cost by let's say 10%. तो अगर आपकी कॉस्टिंग 10% से कम हो जाती है तो आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और आपके कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर? That would directly impact our GP. जितना परसेंट से कॉस्ट कम होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट द सेम अमाउंट, सेम वैल्यू. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब आप इसको जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के अंदर यूज करना चाहोगे, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच वो हो सकती है. दूसरी अप्रोच हो सकती है कि आप जो है, क्योंकि आपकी प्राइसिंग इंप्रूव हो गई है, तो वो ऑर्डर्स या वो नेगोशिएशंस जो हम हार जाते थे, जो हम लूज कर जाते थे, बिकॉज आवर क्लाइंट्स वुड टेल अस कि हमारे को तो आपसे बेटर प्राइस मिला है कहीं XYZ वेंडर से, XYZ सप्लायर से, अब वो भी हम लोग फाइट कर पाएंगे एंड हमारा कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो सकता है, हमारा कस्टमर बेस इंप्रूव हो सकता है. तो डज दैट मेक सेंस? सबके लिए इट विल बी अ विन विन पोजीशन. यस यस यस. तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो भी चीजें आप लोग बाहर से खरीदते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसके अंदर से आप लोगों में से काफी सारे लोगों को आइडिया होगा कि आपका जो है सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है बिजनेस से रिलेटेड, जो कि आपका वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर आए या फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर आए. कि आपने कोई मशीन डालनी है, कोई फैक्ट्री आप में चाहिए, फैक्ट्री बिल्ड करनी है, उसके लिए कोई मशीन चाहिए, आपने मशीन वगैरह लगाई हुई है, फैक्ट्री लगाई हुई है, आपको रॉ मटेरियल रेगुलरली परचेज करना होता है, या फिर आपने कुछ वेंडर्स रखे हुए हैं ऑफिस के परचेज के लिए, वो कितनी कॉस्ट होती है टोटल मिला करके आपके टोटल एक्सपेंस की. आई एम अज्यूमिंग आप में से कुछ लोगों ने ये डिटेल्ड कैलकुलेशन शायद करी हुई होंगी. सो इफ आई हैव टू आस्क यू, व्हाट आर योर टॉप 3 एक्सपेंसेस इन योर बिजनेस ऑपरेशंस? क्या किसी के पास कोई ऐसा कैलकुलेशन है जो करा हुआ हो? तुषार, मनाली, अर्पण. Sir, capital good purchase is usually one-time purchase. Regularly, the mostly we spend is on raw material. ठीक है, and बिल्कुल ठीक है. consumable raw item. material, बिल्कुल ठीक है. कंज्यूमेबल आइटम्स या रॉ मटेरियल के अंदर आपके क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं? Sir, alloy steel जिससे मोल्ड बनेगा. Then मेटल को कट करने के लिए कार्बाइड एंड डायमंड कटिंग टूल्स होते हैं. Then पॉलिशिंग कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए. तो And अगर few- मेरे को आपसे समझना हो कि साल में आप स्टील कितने वैल्यू का खरीदते होंगे, या फिर ये टूल्स का जो आपने बताया ये कितनी वैल्यू का आपका साल का परचेज होता होगा? around 14 to 15 crores. ओके. एंड ये आपका जो है टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कितने परसेंट होता होगा ये? 40-45%. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो अब हमारे को जो है ये देखना है, कोई और भी है जो अपने कोई नंबर शेयर कर पाए? थैंक यू अभिनव. एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर और हु हैज सम नंबर्स दैट दे कैन डिस्कस एंड शेयर? तुषार, मनाली, मनीष, अर्पण, प्रदीप. जनरली सर 60 to 65% तो रॉ मटेरियल रहता है, बाकी नीचे ऑफिस कंज्यूमेबल्स भी काफी रहते हैं. ओके. तो 60-65% कॉस्ट जो है हमारी अगर रॉ मटेरियल की होती है, तो लगभग आपका साल का रॉ मटेरियल कितने रुपए का खरीदा जाता है?
अंदाजा अप्रॉक्सीमेटली, डोंट नीड टू बी प्रिसाइज, जस्ट एक रफ डिस्कशन पर्पस के लिए। मे बी 1.2 CR अभी इनिशियली ये स्टार्टेड, तो इतना ही आउट ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ 2.2 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ का माल हम खरीद रहे हैं हर साल। बिल्कुल ठीक है। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर नंबर्स? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 30-35% पास, तो हम लोगों का 30-35% के आसपास तो रेंटल्स होते हैं, और लगभग 30% के आसपास ही हमारी सैलरीज है। ओके, देखो आपका जो ह्यूमन कॉस्ट है, ये स्ट्रैटेजी मैंने उसके ऊपर तो अप्लाई नहीं करी है, मगर ये स्ट्रैटेजी जो है आपकी कैपिटल गुड्स की, या फिर अपना जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे हम बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर तो यूज़ करी है। बेसिकली मैंने ऐसे ही लास्ट सेशन के अंदर अपने बैच में जैसे बात कर रहा था, तो वहाँ पर आई थिंक अभिनव हिमसेल्फ शेयर्ड कि हाउ ही यूज्ड वन ऑफ माय स्ट्रैटेजीज ऑन बुक राइटिंग, and he was able to reduce his cost by 17%. And then I thought of, why can't we use the same strategy on reducing the costs across the board? अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक काम करते हैं, एक बार हम ये समझते हैं कि लेट अस से आपके पास अभी अभी एक लीड आई है। ओके, अब लीड आपके पास आई है, आप कस्टमर को जब रिस्पॉन्ड करते हो, प्रपोजल भेजते हो, तो कस्टमर आपको क्या बोलता है टिपिकली? तो टिपिकली कस्टमर बोलता है कि XYZ चीज खरीदनी है, क्या प्राइस लगेगा? आप जो भी प्राइस का कोटेशन सबमिट करते हो, मोस्ट ऑफन वो लोग क्या बोलते हैं कि यार आपका प्राइस जो है XYZ के कंपैरिजन में ज्यादा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब यहाँ पर यही सेम स्ट्रैटेजी जो है, हमारे को इसको उल्टा कर देना है। अब हम किसी को बोलते हैं, किसको बोलेंगे? अब जैसे अभिनव ने बोला कि मैं लगभग 14-15 करोड़ का स्टील खरीदता हूँ, या इसी वैल्यू के आसपास का मैं स्टील के साथ में रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता हूँ, या कुछ तो भी और XYZ चीज खरीदता हूँ। प्रदीप ने बोला कि वो भी अपने फैक्ट्री रन करने के लिए 1-1.5 करोड़ का अपना कुछ वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं। हाउ अबाउट द वे वी आर जनरेटिंग लीड्स फॉर आवरसेल्व्स, वी स्टार्ट लुकिंग फॉर आवर वेंडर्स यूजिंग द सेम डिजिटल स्ट्रैटेजीज, द स्ट्रैटेजीज दैट वी आर यूजिंग टू फाइंड आवर बायर्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स। क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स आप अपना बेचने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हो, वही सारी की सारी सेम स्ट्रैटेजीज हम लोग प्रोडक्ट बाइंग के अंदर, जो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो हमारी मशीन है, जो हमारा इक्विपमेंट है, वो बाय करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लीड्स जनरेट करने के लिए गूगल यूज करते हो? हाँ जी करते हैं। क्या गूगल को हम अपने दूसरे वेंडर्स ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको खरीदना है उसको हम गूगल के ऊपर ढूंढेंगे। अब ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी एड्स चला रहे होंगे उन कीवर्ड्स के लिए जो उनके लिए रिलेवेंट होंगे, यानी कि जो आप ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अगर वो एड्स नहीं चला रहे होंगे तो नीचे ऑर्गेनिक लिस्टिंग के अंदर बहुत सारे वेंडर्स आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी, और आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि इंडिया मार्ट भी बार बार आ रहा है उसके अंदर। सो ये देख करके नेक्स्ट आइडिया जो हमारे माइंड में आता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे को खरीदना है, हम इंडिया मार्ट पे जाकर के उसी प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। जैसे ही आप उसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे इंडिया मार्ट के ऊपर, जो ऑफ कोर्स आपको खरीदना है, जैसे स्टील हो गया, जैसे आपका फिल्टर से रिलेटेड कुछ चीज हो गई, या कोई भी XYZ प्रोडक्ट आपने लेना है, वो आप ढूंढेंगे, तो आपको अचानक से आपके टारगेट ज्योग्राफी के अंदर, आप दिल्ली के अंदर हैं तो दिल्ली वाले वेंडर्स को ढूंढेंगे, आप मुंबई में है या गुवाहाटी में है या कहीं पर है तो आप वो वाले वेंडर्स ढूंढेंगे। अचानक से आप देखेंगे 10, 20, 50, 100, 200, 500 वेंडर्स आपको दिख जाएंगे। अब आपने रैंडमली क्या करना है? रैंडमली आपने उनको 5 वेंडर्स को या 10 वेंडर्स को लीड दे देनी है। बोलना क्या है? आपको अभी करंट जितनी ट्रांजैक्शन की वैल्यू की का मटेरियल चाहिए वो नहीं बोलना। आपने बोलना है कि पूरे साल में आप कितने रुपए का माल खरीदते हो। ओके, जब आप उनको ये बोलोगे कि पूरे साल में मैं 15 करोड़ का सामान लेता हूं, अभी इस टाइम के ऊपर आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का माल लेने के लिए निकले हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि पूरे साल का आपको बताना है कि पूरे साल में आप अप्रोक्सीमेटली कितना माल खरीद लेते हो। तो अब जैसे प्रदीप जी ने बोला कि हम लोग हर साल 1-1.5 करोड़ का माल खरीदते हैं, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपको 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का माल चाहिए, उसकी बात नहीं करनी। आपने वहां पर फिर से ही बोलना है कि पूरे साल में हम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का माल खरीदते हैं। अब जब आप ये सेम स्टोरी 2, 3, 5, 8, 10 वेंडर्स को बोलोगे, तो आपको उनमें से कुछ लोगों की कोटेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपके पास कोटेशंस आएंगी, जो भी कोटेशन हो, आपने क्या बोलना है? व्हाट इज द मैजिक वर्ड? एनी गेसेस? बहुत महंगा है आपका। एग्जैक्टली, इतना महंगा। चाहे कुछ भी कोटेशन हो, आपने यही बोलना है, अरे इतना महंगा।
ओके, अब आपने वो सारी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस यहाँ पर लगानी है जो आपके बायर्स आपके ऊपर लगाते हैं। जैसे कि आप जब कोटेशन भेजते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका महंगा है, फिर वो बोलते हैं कि हमने तो मार्केट में इतने लोगों से बात करी है, उनकी तो कोटेशन इतनी कम आई है। तो अब जब आप उनसे ये बात करोगे तो आपको ये समझना है कि अगर आपने 3, 4, 5 वेंडर्स को लिया और आपस में भिड़ा दिया, तो आपने अभी करंट वेंडर चेंज करना है या नहीं करना है, एक डिफरेंट स्टोरी है। आपको मार्केट के अंदर लोग बेस्ट प्राइस कितना देने के लिए तैयार हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, 1। और सेकंड, आपको जो नेगोशिएट करना है कि आपको क्रेडिट कितना मिल सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट पीपल आर विलिंग टू गिव यू। तो आपको जो है ना 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, 1 कि आपको बेस्ट प्राइस क्या मिलता है मार्केट के अंदर, और 2 आपको मैक्सिमम क्रेडिट कितना मिलता है मार्केट के अंदर। जब आपके पास ये 2 फैक्टर्स आ जाते हैं तो आपने अपने एग्जिस्टिंग करंट वेंडर से इस चीज के ऊपर जाकर के बात करनी है कि देख भाई, मेरे को मार्केट के अंदर ये प्राइस मिल रहा है और ये मेरे को क्रेडिट मिल रहा है। टिपिकली जो आपका करंट वेंडर है वो आपको बोलेगा, सर मेरी जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, मेरी जैसी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब आपकी जो भी क्वालिटी है, जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो भी कॉम्प्लायंसेस है, वो आपको पहले अपने जो नए वेंडर्स हैं उनसे डिस्कस कर लेना है और वो रिटर्न के अंदर ले लेना है कि देखो हम XYZ कंप्लाई करेंगे, इतनी हमारा अवेलेबिलिटी होगा, इतना डिलीवरी डेट होगा, ये सर्टिफिकेशन है, XYZ उसके अप्रूवल्स हैं, जो भी चीज आपको चाहिए। जब आप वो सेम कोटेशन अपने अपने एग्जिस्टिंग वेंडर्स को दिखाएंगे तो आपके एग्जिस्टिंग वेंडर्स, अब आप यहाँ पे इसी सिनेरियो को कंपेयर करो, आपके क्लाइंट्स भी तो आपके साथ एग्जैक्टली सेम खेलते हैं ना खेल। जब आप अपने किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहे होते हो तो उनके परचेज मैनेजर्स, उनके CEOs, उनके लाला जी, वो भी तो आपको यही बताते हैं ना कि देख यार, इतनी कोटेशन आई है, तू तो इतना चार्ज कर रहा है, क्या करना है बेस्ट कर दे। करते हैं कि नहीं करते हैं लोग आपके साथ, बताओ जी। करते हैं सर। करते हैं ना? बस सिर्फ एक ही जने के साथ करते हैं या बाकी लोग भी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस करी है ये चीज कभी लाइफ में? हाँ सर, सबके साथ करते हैं, हमारे साथ भी करते हैं सर। ओके ओके, ग्रेट। मनाली, आपका क्या बिजनेस है? सर मैं ग्राफिक डिजाइनर। ओके, तो आपको क्या चैलेंज आता है? सर थिंग इज, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आजकल ना कोई भी छोटा मोटा डिजाइन कोर्स करके खुद को ग्राफिक डिजाइनर ये करते हैं और काम तो उनका बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लो कॉस्ट पे काम करते हैं। मतलब उनके पास कोई ऐसे क्वालिफिकेशंस नहीं होते हैं एंड देन दे आर ब्रेकिंग द मार्केट। Yes. तो जो क्लाइंट्स है ना, तो बोलते अरे इसके पास इतना सस्ता है, तुम इतना महंगा क्यों, ये सब ऐसा सब। लेकिन अभी दिस इज लाइक अ स्किल जॉब, ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट है वो, ऐसा नहीं है कि वो एक पार्ले जी का बिस्किट है जो 10 रुपए में सब जगह पे बेचना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर आप कैसे टैकल करते हैं सिचुएशन को कि अगर कोई कहते हैं कि हम तो ये जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपका लोगो डिजाइन का क्या फी रहता है फॉर एग्जांपल? से लाइक 25 फॉर अ कंपनी लोगो, प्रोडक्ट लोगो को तो उससे भी कम, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एक्चुअली, कंपनी कितनी बड़ी है, सामने वाला क्लाइंट का क्या पोटेंशियल है, वो सब। ओके, और अगर वो लोग बोलें कि मनाली, हमने तो मार्केट में गूगल के ऊपर चेक करा है, हमारे को एक प्रिंटर मिले हैं, वो कह रहे हैं कि आपने जो स्टेशनरी प्रिंट करानी है, लोगो तो हम फ्री में डिजाइन करके दे देंगे, हमारे तो लड़कों की टीम बैठी हुई है, वो आपको 10, 15, 20, 50 डिजाइन के ऑप्शंस भेज देंगे, जो पसंद आए और यूज कर लेना, हम उसको आपको स्टेशनरी पे छाप के दे देंगे। नाउ हाउ डू यू टैकल दिस? फिर ऐसे लोगों के साथ मैं काम ही नहीं करती, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ ना, वो मतलब सब इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके ब्रांड गाइडलाइंस होते हैं या एक थॉट प्रोसेस होता है, एक विजन होता है, उनके बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने पढ़े लिखे होते हैं जो हम लोग में बिलीव करते हैं। ओके, तो जिनको हमारा बैकग्राउंड पता हो, लाइक ओके शी इज अ JJI, शी हैज वर्कड विद O&M, शी हैज वर्कड विद ब्रांड्स लाइक एशियन पेंट्स, कैडबरीज, ऊपर से ग्लैंडमार्क, भारत सीरम्स एंड Accurex, Sysmax and like so many like big brands, all international brands. मेरे धंधे पे आपके O&M के अंदर काम करे होने वजह से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों में ऐसा क्या कर दोगे कि मैं आपको 25,000 रुपए दे दूं? सर नॉर्मली लोग जैसे डिजाइन करते हैं तो वो लोग ना बस एवे कुछ भी डिजाइन करते हैं, उसके पीछे कोई साइकोलॉजी नहीं होता, एक ब्रांड बिल्डिंग नहीं होता, एक विजन नहीं होता, उन लोगों का मार्केट में रिसर्च नहीं होता, बस उठा के कुछ भी कर दिया, ऐसे हो जाता है। सो देयर इज नो कनेक्ट। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके लोगों की क्वालिटी बेटर है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो हाँ, लोग फिर ऐसे मतलब जो लोग एकदम ऐसे बढ़िया बुद्धि होते ना, फिर उनको वो नहीं जमता है। लेकिन लकीली आजकल अभी मेरे को ऐसे क्लाइंट्स नहीं मिलते, मेरे को बहुत लेवल के क्लाइंट्स मिलते हैं। तो कैसे होता है, मैं कभी किसी कंपनी के साथ काम करती हूँ, मोस्टली मेरी कंपनी कैसे बढ़ती है कि आज मैंने किसी अच्छे कंपनी के साथ काम किया, दे हैव वर्क विद मी, दे नो माय क्वालिटी, एवरीथिंग, सर्विस, एवरीथिंग।
So then I'm working with most of the companies एक दूसरे के competitors है, तो यहाँ से वहाँ जाते हैं तो मेरे को साथ में लेके जाते हैं. That is correct, but thing is जब आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके फंडिंग की प्रॉब्लम है, आपने तो कह दिया लोगो इतना है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ एक्सपेंस ऑन द लोगो इटसेल्फ ना. और गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप सर्च मारिए, ठीक है, आप जो सजेस्ट करेंगे दैट माइट बी मोर रेलेवेंट टू दी माय बिजनेस, बट थिंग इज कॉस्ट इज ऑलवेज अ फैक्टर इन इनिशियल स्टेजेस. तो ऐसे क्लाइंट को मैं टाटा सी यू बाय बाय करती हूँ. सर लेकिन ये प्राइस अभी भी कम है. ओके, मनीष कह रहा है यार ये तो मेरा धंधा खराब करेंगे. इतने कम पैसे में लोगो चार्ज कर रही है. ये 10 साल पहले मैं चार्ज करता था इतना पैसा. कितना मनीष सर? आप कितना चार्ज करते हो लोगों का? रेट में हम लोग चार्ज करते हैं लाख रुपए के आसपास. अरे देखो सर, कोई मेरे को लाख रुपए नहीं देता है इसके लिए. वही वाली तो बात आ गई मैडम, हर कोई हर किसी का धंधा खराब करने बैठा है सर. एक है, हर कोई हर किसी का धंधा खराब करने बैठा है. एक मिनट, मेरे को लगता है मैंने किसी की गलती से स्टेप ऑन कर दिया किसी के पेन एरिया में. आई टच्ड द रॉन्ग नर्व्स. अब तो मनीष कोई भी कोड देगा ना, 1/10 ही करूंगा. ओके, पॉइंट इज, अगर मैं इसके अंदर समराइज करूं, क्या ऐसे कस्टमर्स हैं आज की डेट में जो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए लोगों का देने के लिए तैयार हो? हाँ सर, ऐसे कस्टमर्स है. तो फिर आप सिर्फ 25,000 रुपए या मनीष सिर्फ 1 लाख रुपए क्यों चार्ज कर रहे हैं? सर डिपेंड्स ना कितना बड़ा कंपनी है. अरे तो बड़ी कंपनी तो आप जाके ढूंढो गूगल के ऊपर, आपको 10,000 करोड़ की कंपनी मिल जाएगी, 50,000 करोड़ की कंपनी मिल जाएगी. स्टॉक मार्केट की जितनी कंपनीज हैं सबकी रेवेन्यू भी लिखा होता है, लिस्टेड होता है, उसमें तो लिखा होता है हमारी 5,000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, मे भी बड़ी कंपनी. बट सिर्फ कंपनी बड़ी होने की वजह से क्या वो आपको 10 लाख रुपए दे देंगे लोगो डिजाइन का? हाँ वो भी है, दे हैव टू बिलीव इन यू. वो लोग ना बहुत मार्केट रिसर्च करते हैं आपका क्या मतलब, ऐसे हमको ऐसे डायरेक्टली गूगल पे नहीं उठाते सर. वेट, ये जो आप बात कर रहे हो ना, इसका मेरे को पता है क्या सुनाई दे रहा है कि मनु सर मेरे को ना बेचना नहीं आता. वो भी है. यस, मैंने जो है ऐसी चीजें देखी हुई हैं. पेटीएम सबने सुना होगा. मेरे फ्रेंड ने उनका लोगो डिजाइन करा था. अब इसी तरीके से आपने जो है सुना होगा रिलायंस कम्युनिकेशन का जो लोगो था उसके ऊपर 450 करोड़ रुपए खर्च करे गए थे. इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा एयरटेल का जो पुराना लोगो था उसके बाद वो ए करके आया था, एक ऑर्गेनिक सा लोगो बना हुआ, उसके ऊपर लगभग 125 से 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ था. ओके, इसी तरीके से एक और कंपनी थी जिसको मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा. वीडियोकॉन हो सकता है वीडियोकॉन हो. उसका जो है जो लोगो डिजाइनर था उसने 1.5 करोड़ रुपया चार्ज करा था लोगो डिजाइन का. तो ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज हैं. वीडियोकॉन का हो सकता है 25 करोड़ का रहा हो. तो माय पॉइंट इज, इसका मतलब बायर्स हैं मार्केट के अंदर जो 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपए का बजट लेकर के बैठे हैं. आप कितना चार्ज कर रहे हैं? आप चार्ज कर रहे हैं 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपया. तो इसका मतलब मार्केट में बायर तो है, आप उस बायर तक नहीं पहुंच पा रहे या आपका वो बायर आपको नहीं ढूंढ पा रहा, ये एक अलग स्टोरी होगी. ये किसी और सेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर प्राइसिंग. ओके, बट आज का डिस्कशन है हाउ टू रिड्यूस योर कॉस्ट्स. ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कि मनीष ने जो है लाख रुपया चार्ज करना है. मनीष कहेंगे कि मैंने तो बहुत महंगे महंगे रिसोर्सेज रखे हुए हैं, मेरा तो जो लड़का है जो सो कॉल्ड इनके जो टॉप डिजाइनर्स हैं उसकी सैलरी ही 1 लाख रुपए हो, 75,000 रुपए हो, 50,000 रुपए हो, 1.5 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो. या फिर मनाली भी ये बोल सकते हैं कि हमने भी बहुत महंगे रिसोर्सेज रखे हैं, हमने XYZ कॉलेज के लोग रखे हैं, हमने XYZ एक्सपीरियंस के लोग रखे हैं, उनकी जो सैलरी पे करनी पड़ती है वही 50,000 रुपए, 75,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हो. आपकी कॉस्टिंग क्या है, दैट कैन नेवर डिफाइन योर प्राइसिंग. बिकॉज आपके गलत डिसीजन की वजह से अगर आपकी प्राइसिंग हाई हो रही है, व्हाई शुड आई पे एक्स्ट्रा. और आज की डेट में लोगो डिजाइन जैसी चीज का आपको लोग 25,000 रुपए या लाख रुपए दे रहे हैं. दैट साउंड्स फनी टू मी. आप गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे लोगो मेकर फ्री लिखो, वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगी. आपने अपना सिर्फ बिजनेस बताना है, आपको अपना आइडियल कस्टमर बताना है और अपने कंपनी के ब्रांड कलर्स बताने हैं, आपको एकदम से 25 ऑप्शंस आ जाएंगी. आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी लोगो मेकर सॉफ्टवेयर? सर आ जाएंगी, बट उनमें स्टोरीज नहीं होती हैं. अगर किसी सबसे डिफिकल्ट काम होता है एक ब्रांड का लोगो बनाना, सबसे डिफिकल्ट. अगर मैंने आपने बहुत स्टोरी बनाए हुए हैं.
मैंने बहुत बनाए हुए हैं। मैं आपके चीज को मैं वो नहीं कर रहा, अंडरमाइन नहीं कर रहा। इसका मतलब कि अगर Options हैं। स्टोरी, हाँ जी, अगर स्टोरी ही डिफाइन करती है कि आप लोगों का 25,000 पे चार्ज कर सकते हो या 5,000 कर सकते हो या 5 लाख कर सकते हो, सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर स्टोरीज एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर स्टोरी टेलिंग टू improved clients who can pay for that story. Yeah, got it. Is this making some sense? Yes. So work on your storytelling skills. But coming back to a manufacturing business, आप उसको अलग अलग वेंडर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो उन रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करा जा सकता है? तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट वुड बी टू लुक फॉर दीज पीपल और फॉर दिस मटेरियल ऑन गूगल. सेकेंड वुड बी लुक फॉर द सेम मटेरियल वेंडर्स ऑन इंडिया मार्ट. थर्ड वुड बी, मजा आने वाला है आपको, कि जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदना है उसके सप्लायर्स की कोई एग्जीबिशन होती है. अगर उसके सप्लायर्स की एग्जीबिशन होती है तो उस एग्जीबिशन के अंदर जो एग्जीबिटर्स डायरेक्टरी है वो उठा लो. क्या होगा उसके अंदर कि जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उसके सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो वहां पर एग्जिबिट कर रहे हैं. जैसे आपने एग्जीबिटर डायरेक्टरी उठाई, अचानक से एक साथ आपको 50, 100, 200, 500, 1000 आपको वेंडर्स मिल गए उसी प्रोडक्ट्स के जो आप खरीदते हो मार्केट से. दैट इज वन स्ट्रैटेजी. वन मोर स्ट्रैटेजी, देयर इज अनदर स्ट्रैटेजी दैट यू कैन थिंक ऑफ, कि जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है, जो भी मटेरियल आपको खरीदना है, उसके सेलर की कोई एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की डायरेक्टरी उठा लो. उस एसोसिएशन की डायरेक्टरी के अंदर आपको एक झटके में 500 या 50 या 100 या 200 आपको वेंडर्स एक साथ मिल जाएंगे. किस चीज के? जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है. अब आपने रैंडमली 5 से 8 लोगों से या 8 से 10 लोगों से कोटेशन लेनी है. अब आपके मटेरियल ये तो है नहीं कि लाइफ में फर्स्ट टाइम ले रहे हो, ऑलरेडी आप लेते आए हो, आपको मालूम है एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपको उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है जो आपको खरीदना है. आपको सिर्फ एक चीज इसमें करनी है, कैलकुलेट, कि आप पूरे साल में कितना मटेरियल बाय करते हो ऑन एन एवरेज. या फिर आप ये देखो कि जिस दिन से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है उस दिन से लेकर आज तक आपने टोटल वो मटेरियल कितने रुपए का खरीदा है. सो इफ आई गो बैक टू अभिनव, आर यू स्टिल हियर इन द डिस्कशन, इन द सेशन? यस सर, यस सर. तो अगर मैं आपसे पूछूं, जिस दिन से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है तब से लेकर जनवरी 2025 तक आपने अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए का स्टील खरीदा होगा? जस्ट अ सेकंड सर. एंड यही मेरा क्वेश्चन जो है जैन साहब से है. प्रदीप जी, क्या कोई आपसे अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी 5 to 7 करोड़ सर. ओके, 5-7 करोड़, 6 करोड़ का. हाँ अभिनव, आप क्या कह रहे हैं? around 300-325 crores. Exactly. Okay. Anybody else who can share his or her numbers? कि आपने जो बाइंग करी है जब से आपने कंपनी स्टार्ट करी है तब से लेकर अपने पिछले महीने तक या मार्च 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली आपने कितना खरीद लिया होगा या खरीद लोगे? जैसे अभिनव ने बताया कि लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए का उनका बाइंग रही है और हर साल वो लगभग 14-15 करोड़ का बाय करते हैं. प्रदीप जी ने बोला कि लगभग पिछले 2-3 सालों में जब से उन्होंने नया बिजनेस ये स्टार्ट करा है, हम लोग 6-7 करोड़ का ऑलरेडी माल खरीद चुके हैं और हर साल एवरेज 1.25-2 करोड़ का माल, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का हमारा परचेजिंग हो जाता है. अब जब आप ये स्टोरी बताओगे, स्टोरी के अपने नंबर्स बताओगे, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज फैक्चुअल नंबर्स. जब आप उनको बताओगे, किसको बताओगे? जो नए वेंडर्स हैं. आपने उनसे 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है. प्राइस क्या रहेगा? ओके, कुलभूषण, क्या मटेरियल खरीदने का प्लान कर रहे हैं या क्या मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं आपकी? So I was saying, पहले I was into steel industry till 2006. तो हम सप्लाई करते थे, स्टील इंगट्स हम बनाते थे. तो कामधेनु, आशेना, इन लोगों को सप्लाई होता था. हजारों करोड़ का सप्लाई किया हुआ है हमको. नहीं, आप बेचते क्या हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, आप खरीद क्या रहे हो मेरे को उससे मतलब है. स्टील में तो सर अभी तो कोई रेशन नहीं है हमारे. तो 1 मिनट के लिए छोड़ दो ना, आज के रेट में क्या कुछ आप खरीदते हो मार्केट से? रिलेटेड टू व्हाट प्रोडक्ट यू आर सेइंग? स्टील. अरे आप क्या बनाते हो अभी? क्या अभी तो सर बुटीक का है ना, बुटीक का है. तो आप रॉ मटेरियल, फैब्रिक, थ्रेड, बटन, XYZ कुछ तो खरीदते होंगे. यस. तो टोटल एक साल में आपके कितने रुपए की परचेजिंग होती है? 40 लाख के आसपास. ओके, और जब से आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा है तब से लेकर आपने पिछले महीने तक लगभग कितने रुपए की परचेजिंग करी होगी इन्हीं सब मटेरियल्स की? 10-12 करोड़ से ऊपर ही होगा. बस यही आपको बताना है कि हम 12 करोड़ का माल खरीद चुके हैं और ऑन एन एवरेज हर साल हम 40-50 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का माल खरीदते हैं या 30-40 लाख रुपए का माल खरीदते हैं. Right. अब आपने इसके अंदर जो है, जो भी मटेरियल आप खरीदते हो, अगर ये ध्यान से समझना, यहाँ पर एक कैच है. अगर ये कैच में आप नहीं फंसते हो तो आपकी 100% गारंटीड आपकी प्राइसिंग कम हो जाएगी. अगर यहाँ पर कैच क्या है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन की वजह से
किसी ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंस या किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कस्टमाइजेशन की वजह से किसी स्पेसिफिक कंपनी या किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, तो अब आप मल्टीपल वेंडर से कोटेशन लेकर के आपस में उनको बढ़ा सकते हो। अब कोटेशन के अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। वन, कि आपको जो वो प्राइस दे रहे हैं कोटेशन में, कॉस्ट क्या दे रहे हैं, वो कॉस्टिंग आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, और दूसरा, जो भी क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हो कंपेयर टू योर करंट सप्लायर। अब यही सेम साइंस यूज करके आपके बायर्स आपके साथ नेगोशिएट करते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि यही सेम स्ट्रैटेजी आप अपने सप्लायर के ऊपर लगा सकते हो कि अगर आपका क्रेडिट पीरियड बढ़ जाता है, यू स्टार्ट बिकमिंग ए कैश रिच कंपनी और कैश रिचर कंपनी, और अगर आपकी प्राइसिंग कम हो जाती है, यू विल बिकम इवन मोर प्रॉफिटेबल। भाई अगर आप 40-50 लाख रुपए का माल खरीद रहे हो, अगर आपकी प्राइसिंग जो है लेट अस से 10% से कम हो जाती है, या आपका जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 महीने से बढ़ जाता है, तो क्या आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट वुड बी योर नेट जंप इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स? हाउ मच कैश रिचर योर कंपनी वुड बिकम इफ यू वर्क ऑन दीज टू फैक्टर्स? सर अगर इवन क्रेडिट पीरियड बढ़ गया तो मेरा तो टर्नओवर भी बढ़ जाएगा ना सर, रोटेशन बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। लोग जो हैं बिल्कुल इस साइंस का उल्टा करते हैं। लोग क्या करते हैं, वो एडवांस पेमेंट देकर के माल खरीदते हैं और क्रेडिट के ऊपर बेचते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली दे स्टार्ट लूजिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो आपकी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है और इवेंचुअली एक बार आकर के वो खत्म हो जाती है कि आपके पास और पैसा नहीं बचता जिसको आप उधार देने के लिए यूज कर सको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस प्रिंसिपल को उल्टा कर दें कि आप जो माल बेच रहे हो उसका जो क्रेडिट पीरियड है वो आप धीरे धीरे कम कर लो, और जो आप माल खरीद रहे हो उसका क्रेडिट पीरियड अगर आप धीरे धीरे बढ़ा लो। अगर आपका बाइंग का क्रेडिट पीरियड सेलिंग के क्रेडिट पीरियड से ज्यादा हो जाता है, यू विल बिकम कैश रिच एंड यू विल नेवर एवर रन आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इज दिस मेकिंग सम सेंस? 100%। प्रदीप जी, क्या मैं बात ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल करेक्ट है सर, यही होना चाहिए। होना तो यही चाहिए, मगर बहुत सारे लोग जो हैं करते नहीं है ऐसा, और इवेंचुअली वो क्या करते हैं कि इतने रेजर थिन मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम एक्सवाइजेड इंडस्ट्री के अंदर है, हम तो मात्र 2%, 3%, 5% के ऊपर काम करते हैं, और सारा खेल हमारा रोटेशन के ऊपर होता है। मगर आप ये देखो, मैं उनसे पूछता हूँ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई पेमेंट मर गई हो? कहता है हाँ जी होता है। तो अब आप ये देखो कि आपने 100 रुपए का रिस्क लिया 2 रुपए कमाने के लिए। अगर आपके किसी XYZ रीजन से पेमेंट मर गई आपकी 100 रुपए की, तो जो 2 रुपए करके आपने पिछले 50 कस्टमर से या पता नहीं कितने महीनों के अंदर कमाया था, एक झटके में सारा का सारा गायब हो जाएगा आपके अकाउंट में से। सो दैट इज अ ह्यूज रिस्क दैट यू आर टेकिंग इन योर बिजनेस। तो अब आपको इस रिस्क को रिड्यूस कैसे करना है? आपको अपना जो क्रेडिट पीरियड है पेमेंट का उसको इंक्रीज करते चले जाना है, और जो आपको क्लाइंट्स को अपने देना है क्रेडिट पीरियड उसको रिड्यूस करते चले जाना। सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। जो आपने अपने वेंडर्स को पे करना है उसका क्रेडिट पीरियड आपको इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, और जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनका क्रेडिट पीरियड आपको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आपको जो पीछे से प्राइसिंग मिल रही है उसको भी आपको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। प्राइस रिड्यूस करना है, क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करना है। अब ऐसा कैसे होगा? पॉइंट यहां पर ये है कि क्या अच्छा माल बनाना मल्टीपल लोगों को आता होता है? हाँ जी, अच्छा माल बनाना बहुत सारे लोगों को आता है, मगर अच्छा माल बेचना हर एक को नहीं आता। तो टिपिकली आप उन वेंडर्स को ढूंढ रहे हैं जो माल अच्छा बना रहे हैं, मगर उनके पास क्लाइंट्स इनफ नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको कम प्राइस के ऊपर और लॉन्गर क्रेडिट के ऊपर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका बिजनेस वुड स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल, एंड एट द सेम टाइम योर बिजनेस वुड स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कैश रिच और कैश रिचर। अब ये चॉइस आपकी है कि ये जो आपने एडिशनल प्रॉफिट या कॉस्ट रिडक्शन आपने करी है, ये आपको प्रॉफिट में अपने ऐड करना है बाय नॉट रिड्यूसिंग योर प्राइसिंग टू योर पोटेंशियल क्लाइंट्स और लीड्स और क्लाइंट्स, और यू कैन रिड्यूस योर प्राइसिंग by some percentage and increase your market share, increase your penetration, get more clients। ये आपकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी इसको करने के लिए मैंने आपको 4 स्ट्रैटेजीज बताई हैं वेंडर फाइंडिंग के लिए, वेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या है स्ट्रैटेजीज? वी विल लुक फॉर दीज पीपल ऑन गूगल। सेकंड, वी विल लुक फॉर दीज पीपल वेयर एल्स? इंडिया मार्ट, एब्सोल्युटली। व्हाट एल्स? हम जो है ऐसी एग्जीबिशंस की डायरेक्टरी ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, जहां पर आपके टाइप के वेंडर्स एग्जिबिट करते हैं। और चौथा, जो भी आपके वेंडर हैं वो उनकी इंडस्ट्री की कोई एसोसिएशन होगी तो वो एसोसिएशन की डायरेक्टरी बाय कर सकते हैं, और वहां पर एक ही झटके में
हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग वेंडर्स आपको मिल जाएंगे वही सेम प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले। अब यहाँ पर एक चीज के ऊपर हम और काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई एसोसिएशन की डायरेक्टरी खरीदी या फिर आपने कोई एग्जीबिशन की डायरेक्टरी खरीदी, उसमें हंड्रेड्स या स्लैश थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स हैं, तो अब आप इन वेंडर्स की लिस्ट बना करके इसके ऊपर 2K1W चला सकते हैं। 2K1W में आपने क्या लिखना है अपनी एड्स के अंदर, लुकिंग फॉर वेंडर हु कैन सप्लाई XYZ crores ऑफ मटेरियल एवरी ईयर या एवरी मंथ। ओके, अब आपने क्या करा, जैसे ही आपने ये 2K1W वाली स्ट्रैटेजिक अप्रोच चलाई तो आपके पास लीड्स आ जाएंगी उन लोगों की जो आपको माल सप्लाई करने में इंटरेस्टेड है। और इसी के ऊपर आपको याद होगा, जिन लोगों ने मेरी 4 days वर्कशॉप करी हो या 5 months वर्कशॉप करी हो, मैंने आपको लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी सिखाई थी। आप लिंक्डइन के ऊपर भी नए वेंडर्स ढूंढ सकते हैं। दैट इज द 5th strategy that is going to work marvelously. And I have got so many case studies people shared with me how they were able to find new vendors, not just in India but outside India also. कि अगर आप import करते हैं मटेरियल अपना, तो उन्होंने चाइना से वेंडर्स ढूंढ लिए जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 10%, 13%, 17% से रिड्यूस हो गई। तो अगर आप इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं, अगर एक 300-350 करोड़ की कंपनी है जिसकी लगभग 40% जो है रॉ मटेरियल जो है उनका खरीदा जाता है, अगर 40% के ऊपर उनकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 13% से कम हो गई, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका नेट प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? 325 करोड़ की कंपनी है जिसके अंदर उनका लगभग 40% जो है मटेरियल जो है वो बाहर से खरीदते हैं, उस 40% मटेरियल के ऊपर उनकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 13% कम हो गई। तो क्या आप ये डिस्कस कर सकते हैं, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं एस्टिमेट कि उनका प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? अराउंड 17 करोड़। यस, 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। एंड दैट इज अमेजिंग। 17 नहीं भी होता, मैं कहता हूं 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ तो होगा। अब आप यही चीज को दोबारा से कैलकुलेट करिए कि अगर आपको जो है अपनी इंडस्ट्री के अंदर 10% नेट प्रॉफिट मिलता है, अगर आपको 10% नेट प्रॉफिट मिलता है, तो आपको ये एडिशनल 17 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है। 170 करोड़। हाँ, 170 करोड़। अगर आपका 10% नेट प्रॉफिट है, तो ये जो 17 करोड़ का आपने एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू जनरेटिंग 170 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। आप समझ रहे हो मैं कहां ले जा रहा हूं आपकी कहानी? कितने साल बच गए हमारे, कितने साल बच गए, कितनी मेहनत बच गई वही एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और मोस्टली बिजनेसेस के अंदर इस तरीके के 10% का प्रॉफिट होता नहीं है। 5%, 7%, 9%, 11% इसके आसपास के प्रॉफिट्स होते हैं। टिपिकली 7-8% के आसपास होता है। तो उसका मतलब इट वुड बी इवन हायर। सो माय पॉइंट इज कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच व्हिच आई जस्ट शेयर टुडे? आप में से कितने लोग हर क्वार्टर के अंदर या हर साल नए वेंडर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच मैंने बताई है उसको यूज करके? अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर? हाँ जी। तो जितने लोग आप में से बड़ी कंपनीज में डील करते हैं, वहां पर एक डेजिग्नेशन होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज मैनेजर। क्या परचेज मैनेजर आपसे हर साल नए कोट लेते हैं या हर क्वार्टर या हर साल में मल्टीपल टाइम्स कोटेशंस लेते हैं और ये बोलते हैं कि पिछले महीने तूने इतना दिया था, अब इतना दे रहा है, कम कर इसको? कभी आप में से किसी ने एक्सपीरियंस करा है परचेज मैनेजर्स कैसे डील करते हैं? सर बिल्डर्स काफी करते हैं इस चीज को। एजेंसीज एवरी क्वार्टर चेंज करते हैं टू गेट मोर आइडियाज, टू गेट फ्रेशनेस, कॉस्ट भी कम कराते हैं उनसे। सो बिल्डर्स हैव सीन डू लॉट ऑफ दीस थिंग्स। आप क्यों नहीं कर रहे? मेरा भी यही क्वेश्चन है। हम भी चेंज वेंडर्स। बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो है ना, इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ये डर ही तो दिखाना है। यस, बेयरिंग एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, कौन है ये पर्सन? सर पीछे यहाँ पे बहुत शोर है तो मैं वैसे कर। अच्छा, आप कोई बात, वैसे अभी शोर नहीं आ रहा था, बट अगर आप शेयर करना चाहें तो आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि लार्ज कंपनीज के अंदर, जैसे बिल्डर्स का एग्जांपल दिया गौरव ने, वैसे अगर आप देखते हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, आपसे वो ईयर ऑन ईयर जो है रिड्यूस करवाते हैं प्राइस। अगर आप नहीं करते तो कोई और वेंडर लेकर के आ जाते हैं। क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं, आप नहीं करते तो कोई और वेंडर लेकर के आ जाते हैं। यस सर, ऐसा ही होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्यों नहीं कर रही ये चीज?
अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ सर कि हमारे मेरे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं कि हमें रॉ मटेरियल इसी पर्टिकुलर उससे खरीदना है। तो फिर अगर वो कहते हैं कि हमारे को इसी जने से खरीदना है रॉ मटेरियल, फिर आपसे वो प्राइस नेगोशिएट नहीं कर सकते ना, दे लूज द राइट टू नेगोशिएट विद यू ऑन द प्राइस। तो वो वैल्यू एडिशन पे करते हैं। सो ये जो फैंसी वर्ड्स होते हैं ना, वैल्यू एडिशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, XYZ, आपको ये देखना है कि इनके अंदर घुस के ऐसे फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आपके प्रॉफिट्स बढ़ सके। अब पॉइंट इज कि यही सेम साइंस जो है अननोइंगली मेरे करंट बैच पार्टिसिपेंट ने यूज करी। जो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था करंट बैच के अंदर, तो वहां पर उन्होंने बोला कि कहते हैं कि मैंने ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच तो नहीं थी, कहते हैं वैसे ही मैंने एक वेंडर को अपना बुलाया और उसको बोला कि यार तेरे से 20% कम कोटेशन आया है, 20% कम कोटेशन आया है, और वी वर शॉक्ड कि यार तू इतना मार्जिन ले रहा है वहां से, और जिसने 20% कम कोटेशन दिया है वो फ्री में तो नहीं दे रहा होगा ना माल, वो कुछ ना कुछ तो कमा रहा होगा उसके अंदर, तो इसका मतलब यार तू कितना कमा रहा है हमारे से, हम तेरे साथ हर साल इतने करोड़ रुपए का धंधा करते हैं। अच्छा, इन्होंने स्मार्टली गेम क्या खेला था, इन्होंने कैलकुलेशन निकाल ली थी कि हम तेरे से हर साल बिजनेस कितना करते हैं, तो इन्होंने निकाला था लगभग 15 से 18 करोड़ का बिजनेस ये हर साल कर रहे थे उसके साथ में। अब यहाँ पर उन्होंने उसको बिठाया और बोला यार हम तेरे से हर साल 15 करोड़ 17 करोड़ 18 करोड़ का माल खरीदते हैं, हमने वैसे ही मार्केट के अंदर चेक करा, एक नए वेंडर ने हमारे को अप्रोच करा है, उसने 20% लेस कोटेशन दी है तेरे से। अच्छा, वो कह रहे थे हमारे पास ऐसी कोई कोटेशन आई नहीं है, बट हमने वैसे ही बोल दिया उसको। वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारी क्वालिटी, हमारा X, हमारा Y, हमारा Z, इतना तो मार्जिन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो इन्होंने बोला यार देख, इतने सालों से काम कर रहे हैं तेरे साथ में, हम काम तेरे से ही करना चाहेंगे, मगर इतने हाई प्राइस के ऊपर जो है ना अब डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने पहले इस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं करा था कि मार्केट में इतना इतना कम प्राइस है और तू हमारे से इतने सालों से इतना ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है। वो कहता है सर कि इतना मार्जिन नहीं होता, मगर आप मेरे को 2 दिन का समय दो, मैं आपको देखता हूँ कि क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ। तो इन्होंने एक साथ में चीज बोल दी कि अगर तू हमारे को 5%, 10%, 12% रिड्यूस करके दे रहा है तो फिर मत करियो, बेटर है कि हम जो 20% कम दे रहे हैं उसी से खरीदना शुरू कर देंगे और एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर 5-7-10% टाइप का, 10-12% टाइप का तो रिडक्शन करेगा तो हमारे लिए ज्यादा वर्कआउट नहीं करेगा। हमने पहले इस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था, हमने कभी इस चीज को देखा नहीं था, हम कभी ढूंढने निकले ही नहीं थे इस विश्वास के ऊपर कि हमारे को सही प्राइस के ऊपर सही चीज मिल रही होगी, मगर वी वर शॉक। तो यही चीजें तो होती हैं जो आपके क्लाइंट आपको बोलते हैं यार, यही तो बोलते हैं आपके क्लाइंट्स, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आपके क्लाइंट आपको एग्जैक्ट सेम चीज। जब उसने Yes. बोला, कहते हैं कि हमारे पास कोई कोटेशन थी नहीं हाथ में, हमने किसी से बात नहीं करी थी, हमने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया उसको, हमने सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करके रखी थी कि हम साल में माल खरीदते कितने रुपए का है उससे। कहते हैं अगर वो 10% भी कम कर देता है, 12% भी कम कर देता है, 15% भी कम कर देता है, 20% नहीं भी करता, तब भी सिग्निफिकेंट एडिशनल प्रॉफिट ऐड हो जाएगा हमारी कंपनी के अकाउंट के अंदर। अब आप ये देखो, 15 करोड़ रुपए का माल, 20 करोड़ रुपए का माल अगर वो हर साल खरीदते हैं, अगर इसके ऊपर 10% कम होता है तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट सीधा सीधा ऐड हो गया, और 15% करता है तो लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा ऐड हो गया उनकी कंपनी के अंदर। मतलब सिर्फ 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन के अंदर, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई लेगवर्क नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ पर इसी चीज को हम थोड़ा सा स्मार्टली कर लेते हैं, हम इंडिया मार्ट के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर या गूगल के ऊपर ऐसे 4-5 वेंडर्स निकाल लेते हैं, कोटेशंस ले लेते हैं। एक तो आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा आपके करंट वेंडर के अंदर कि अगर वो सही चीज दे रहा है, मार्केट के अंदर बेस्ट चीज दे रहा है, तो और भी बढ़िया है। एक साथ जस्ट डायल और है, जस्ट डायल से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मनोज, इसमें मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कुछ साल पहले का। बताओ राजीव। जब मैं, आपको ध्यान होगा, आपको मैंने बताया भी था कि ये जो एसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या हुआ था कि वो कॉपर फट गया था। और अगर जब आप इनसे कोटेशन लेते हो कंपनी से, जिस भी कंपनी का एसी है आपके पास में, या आप वैसे भी किसी उससे लेते हो, अर्बन कंपनी से या किसी से, तो उस केस में वो आपको कुछ 1000-1200 रुपये मीटर ऐसे या कुछ फुट करके लगाते हैं वो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और वो जितना मेरे को चाहिए था, आई थिंक वो पूरा बंडल ही मेरे को 1000 रुपये में अमेजोन पे मिल गया था। आई एम जस्ट शेयरिंग द ह्यूज प्राइस डिफरेंस, हाउ दे आर लिटरली रॉबिंग इन दिस केस। मतलब वो 7-8 हज़ार रुपये का कॉपर लगा रहा था, वो मेरे को 1000 रुपये से भी कम में मिल गया। सो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये रिटेल में भी काम करती हैं? दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग। क्योंकि इंडिया मार्ट से मेरे को याद आया, ये इंडिया मार्ट से मुझे याद आया, आपने कहा था मेरे को कि एक काम करो, आप इंडिया मार्ट में भी चेक करो। मैंने कहा अब तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। यू सेड प्रोबेबली यू विल गेट इट फॉर 500 रुपीज, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो बिल्कुल सेम साइंस है जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ लगाने के लिए। आज तक मैं बोलता था
कि आज तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा था कि सर इधर आपके बायर्स आपके ऊपर लगाते थे ये साइंस, एक अब चीज अपन और इसको उल्टा करें। हाँ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, जब हम बताइए। परचेज कर रहे हैं तो ट्राई टू अप्रोच द मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर हाँ, और रिटेलर तो इतना जबरदस्त मार्जिन लेते हैं, जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चरर पे जाएंगे उतनी कॉस्ट कम होती जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके अंदर जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटल बाइंग कितनी है, क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट है कि मैं मैन्युफैक्चरर से लूं, मगर मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट है कि मेरी इतनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए या इतनी मिनिमम सप्लाई की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो एक बारी आपको मैच बिठाना है। मैन्युफैक्चरर इज द बेस्ट सोर्स, उसके जस्ट कम डिस्ट्रीब्यूटर, उससे जस्ट कम होलसेलर, ऑब्वियसली सबसे लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट उसके रंग के ऊपर जो है हमारे हिसाब से वो रिटेलर आएगा, क्योंकि रिटेलर सबसे ज्यादा मार्जिन लेकर के जाता है। रिटेलर से काफी कम होता है होलसेल प्राइस, उससे थोड़ा सा कम होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और सबसे कम होता है जनरली मैन्युफैक्चरर। सर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के अंदर 30% का फर्क है। इजीली मिनिमम साइड के ऊपर आप बोल रहे हैं, मगर इजीली इतना हो सकता है। कमोडिटी के अंदर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, कमोडिटी के अंदर इतने मार्जिन नहीं होते हैं, मगर यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कैच है जो आपको ध्यान रखना है, वन, कि अगर आपका किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर या किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर किसी रीजन से डिपेंडेंस है, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दिस स्ट्रेटजी। अगर कोई स्पेसिफिक डिपेंडेंस नहीं है या कोई आपको कोई कस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई चीज कस्टमाइज करके बनवा रहे हैं, अगर आप वेंडर चेंज करेंगे तो सारी कस्टमाइजेशन की जर्नी आपको दोबारा से ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, विच कैन बी डेंजरस, विच कैन बी हार्मफुल। सो उसकी एक्सेप्शन के अंदर अगर हम उसको छोड़ देते हैं एक्सेप्शन मान करके, देन दिस कैन बी डिप्लॉयड टू ऑल द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एकदम से कम हो जाएगी, आपका क्रेडिट पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपका जो प्राइसिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपका प्राइसिंग कम होने से आपको यू विल बिकम कैश रिचर एंड यू विल बिकम इवन मोर प्रॉफिटेबल। और अगर आपका क्रेडिट पीरियड भी आप कम कर लेते हैं तो इसका डबल इंपैक्ट आ जाएगा, कंपाउंडिंग के ऊपर आ जाएगा इसका इंपैक्ट, एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट इन मे बी 1 to 2 quarters. So that was the strategy I wanted to discuss with you. Now, how many of you think it really makes sense? It really made sense for you in your business? अगर आपको लगता है नहीं नहीं मेरे बिजनेस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, तो आप मेरे को बताएं, अरे एप्लीकेबल है या नहीं है। सर सबके केस में है, इवन सर्विसेज में भी एप्लीकेबल है, नॉट इवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में भी आप इस तरह कर अभी सकते हो। हमने 1 लाख रुपए का लोगो 25,000 में बनवा लिया। हाँ जी अनीश, यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। तो जैसे हमारा काम आयुर्वेदा का है, तो जैसे ये हमारा प्रोक्योरमेंट हर्ब्स वगैरह का जो रहता है वो मार्केट का स्टैंडर्ड प्राइस रहता है हमेशा, तो ये हम हमारे बिजनेस में कैसा इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर बता पाओ तो बढ़िया हो जाए। सेम चीज कि जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तब से लेकर पिछले महीने तक आपने टोटल बाइंग कितने रुपए की करी है, और हर साल आप अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए का माल खरीदते हैं। ये चीज अगर आप एक बार कैलकुलेट कर लेते हो तो आपने इसी चीज को बता करके ही आगे प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करना है। अब जैसे गौरव ने बताया था कि हमने तो इतने करोड़ रुपए का माल खरीदा है, 15 करोड़ रुपए का माल खरीदा है, या आई थिंक कितना बताया था, 40-50 लाख रुपए का माल हम हर साल खरीदते हैं। सेम वे जैसे अभिनव ने बताया था कि हम लोग 14-15 करोड़ का माल हर साल खरीदते हैं, और 330-320 करोड़ का माल हमने खरीदा है आज तक। बस यही आपको नंबर्स बताने हैं, और वहां पर आपको नेगोशिएट करना है प्राइस के ऊपर और क्रेडिट के ऊपर। सेम साइज। सर हमारा अभी हम इतने बड़े लार्ज लेवल पे नहीं है, तो मतलब छोटे लेवल पे कैसा किया जा सकता है? नहीं, छोटे लेवल के ऊपर करने का चैलेंज रहेगा। जस्ट लुक फॉर न्यू वेंडर्स। कैसे ढूंढोगे? जस्ट लुक फॉर न्यू वेंडर्स। कैसे ढूंढोगे? जैसे मैंने आपको बोला, इंडिया मार्ट से आप ट्राई कर सकते हैं। अब इंडिया मार्ट के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनके पास माल अच्छा है मगर उनके पास कस्टमर नहीं है। आपको ऐसे ही वेंडर्स ढूंढने हैं जिनके पास कस्टमर कम है, क्योंकि कस्टमर्स कम है, उन्होंने भी अपना सारा पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, उनको भी कुछ ना कुछ तो कमाना ही है, तो आपको प्राइस रिड्यूस करके देने के लिए तैयार हो जाएंगे, वन। या फिर एक बड़ी कंपनी भी छोटी क्वांटिटी देने के लिए तैयार हो जाएगी। सारी नहीं होंगी, जिसके पास ढेर सारा कस्टमर होगा, जिसके पास कस्टमर की कमी नहीं होगी, वो कम नहीं करेगा, मगर जिसको कस्टमर्स और चाहिए वो आपको बेटर प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, बेटर प्राइसिंग मींस आपके लिए कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। आपकी कॉस्ट रिडक्शन मींस सारी स्टोरी जो मैंने डिस्कस करी है वो आपके लिए प्ले हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, सो एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे? सर ये जो अभी अपन ने बात करी थी कि जो रेट है वो मैन्युफैक्चर से हमेशा सही आती है रदर देन डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। सर हमारे केस में कई बार ये उल्टा हो जाता है। प्रोबेबली रेट में फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्रेडिट पीरियड में जरूर फर्क पड़ जाता है व्हेन वी टेक फ्रॉम मैन्युफैक्चर। जैसे बेसिकली स्टील की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हम अगर JSW से डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो हमें क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता, या तो LC खोलनी पड़ती है या एडवांस पेमेंट करना होता है। लेकिन वही हम JSW के डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो हमें सेम प्राइस में क्रेडिट पीरियड भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आपके लिए बेटर है वो।
आपके लिए बिल्कुल ठीक है, बट आपको अब ये देखना है कि क्या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर आपको इससे बेटर प्राइस या बेटर क्रेडिट दे सकता है। अगर इसका जवाब है हाँ, या आपको कहते हो इसका जवाब है मेरे को मालूम नहीं है, तो एक बार ट्राई करके देख लो। डेफिनेटली सर, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल। पास्ट बैच के अंदर एक पर्सन थे जिनका स्टील का परचेज होता था, और वो स्टील का नहीं, एल्यूमिनियम का परचेज होता था। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम करके कोई कंपनी है जिनसे वो करोड़ों रुपए का वो मटेरियल खरीदा करते थे, बट कहते हैं वो इतनी बड़ी कंपनी थी, इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी थी कि हम उसको कुछ बोल ही नहीं सकते थे नेगोशिएशन के हिसाब से। कहता है लेना ले लो, नहीं तो बाय बाय। HAL, हाँ, HAL तो वो हो गई, एरोनॉटिक्स वाली हो गई, हिंडाल्को है। तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी थी, हम उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते थे, हम कुछ भी बोलते थे उनसे तो वो क्या बोलते थे कि भैया यही प्राइस है, लेना है तो ले लो। तो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे, मगर हम अपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, और हम नहीं चाहते थे कि हम किसी छोटी कंपनी से काम करें। ओके, बिकॉज छोटी कंपनी के अंदर सप्लाई चेन के अंदर इश्यूज, फिर टाइमली कमिटमेंट, फिर XYZ इश्यूज आ सकते हैं। जिस लेवल पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। सो इसकी वजह से हम हिंडाल्को की नखरे सहन करने पड़ते थे। होता क्या, नखरा होता है बायर का, मगर यहाँ पर नखरा उनको सहन करना पड़ रहा था सप्लायर का, उनको अपने वेंडर का। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर जो है ढूंढा, और चाइना की उनको 3-4 कंपनीज मिल गई जो कि सेम एग्जैक्ट ग्रेड का जो भी उनका कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट था, कहते हैं हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं, और वही मटेरियल जो है उनको लगभग 13-14% कम के अंदर मिल गया उनको चाइना से लैंडिंग कॉस्ट। इन्होंने सैंपल ऑर्डर कर दिया, सैंपल भी आ गया इनके पास में। अब क्या होता है कि ना, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, जो कि आप जो है बाय कर सकते हो या चेक कर सकते हो कि किस कंपनी ने कितना माल इंपोर्ट करा, किस प्राइस पॉइंट के ऊपर करा, और किस कंपनी ने कितना माल एक्सपोर्ट करा और किस प्राइस पॉइंट के ऊपर या किस वैल्यू का करा। तो जब इन्होंने उस चाइनीज कंपनी से इंपोर्ट कर लिया, शिपमेंट आ गई, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा में वो रिफ्लेक्ट हुआ। जब वो रिफ्लेक्ट हुआ तो समहाउ हिंडाल्को के जो भी डीलिंग पार्टनर थे, इनके जो भी डीलिंग पर्सन से उनके पास वो इन्फॉर्मेशन गई। तो जब उन्होंने देखा कि सेम ग्रेड का मटेरियल उन्होंने चाइना से कम प्राइस के ऊपर इंपोर्ट करा है, तो हिंडाल्को ने अपना बेटर प्राइस दे दिया वहां पर। अब अगर आपको करंट वेंडर से ही बेटर प्राइस आ रहा है, तो हम ऑब्वियसली उसके साथ काम करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इतने सालों का रिलेशनशिप है, हमारे को उनके सारे इनसाइट्स मालूम है, उनके सो कॉल्ड फ्लॉज या एडवांटेजेस मालूम है। विल कंटिन्यू प्रेफर करेंगे कि उन्हीं के साथ काम करें। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि इतने बड़े लेवल के ऊपर भी इस तरीके के नेगोशिएशंस हो सकते हैं। Is this making sense? Yes sir. यही चीज आपको करनी है। बेस्ट प्लेस टू गो एंड चेक द बेस्ट प्राइसिंग इज इंडिया मार्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया मार्ट एक ऐसा स्टोर है या एक ऐसा बाजार है जहां पर जो भी माल आपको खरीदना है उसके 200-500 सप्लायर एक साथ बैठे हुए हैं, और मजेदारी की बात है उन सबको भी मालूम है कि यहाँ पर एक ही चीज जो उनको बेचनी है उसके सप्लायर 200 सप्लायर, 500 सप्लायर, 1000 सप्लायर, 5000 सप्लायर एक साथ बैठे हुए हैं। इस चीज का फायदा उठाना है आपको। सर इंडिया मार्ट में तो खाली आपको प्रोडक्ट लिखना है, कुछ वे करना ही नहीं, आपके पास इतनी इंक्वायरीज और वो आ जाएंगी कि पूछे मत। यस, अब इससे अंदर इंडिया मार्ट के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप अगर इंडिया मार्ट में लॉगिन आपने बनाया हुआ है, आप कुछ भी सर्च करते हैं, इंडिया मार्ट का कॉल आ जाएगा आपको कि जो सर्च कर रहे थे आपको वेंडर्स मिल गए कि नहीं मिल गए, नहीं तो हम आपको 5 वेंडर्स 10 वेंडर्स इंट्रोड्यूस कर देते। तो इंडिया मार्ट खुद आपके साथ आपके पीछे पड़ के आपकी कॉस्ट रिड्यूस कराने में आपको हेल्प करेगा। किसी ने एक्सपीरियंस करा है इंडिया मार्ट को इस तरीके से? कर रहा है सर, मैंने किया है। मैंने भी बहुत बारी करा है। आई रिकमेंड इट टू एवरीबॉडी, एक्सप्लोर इंडिया मार्ट, मजा आता है। यानी इवन आपने कोई नंबर किया और नंबर उठा नहीं रहा है तो भी इंडिया मार्ट वाले आते हैं जी उठा नहीं रहा है, हम आपको दूसरे सप्लायर की लिस्ट देते हैं, दूसरे सप्लायर की लिस्ट दे देते हैं, दूसरे पर्सन से कनेक्ट कर देते हैं, या अभी आप पे टाइम है तो अभी बात भी करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज आपको करना है। इंडिया मार्ट खुद आपके पीछे पड़ के आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कराने में हेल्प कर देगा। सो आई हाईली रिकमेंड दिस स्ट्रैटेजी टू एवरीबॉडी। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आपको जरूर इसको ट्राई करना चाहिए। एनी क्वेश्चंस? इंडिया मार्ट से परचेजिंग का तो आपने बता दिया था, जब सेल्स में कंपटीशन को कैसे बीट करना है ये भी तो बताओ। इंडिया मार्ट के अंदर बेचने की बहुत सारी स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस हैं, अपनी पेड वर्कशॉप में बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं, बट आपको वैसे मैं बता देता हूं। इंडिया मार्ट के अंदर कई स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं इंडिया मार्ट पे माल अपना बेचने के लिए। वन, दूसरा जो है इंडिया मार्ट के ऊपर जो है लोगों का एक ही बार मेरे को मोस्ट कॉमन जो रिस्पॉन्स आता है, कहते हैं इंडिया मार्ट से बहुत सारी लीड आती हैं, भर के आती है, मतलब बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि लोगों को इंडिया मार्ट के ऊपर बेचना नहीं आता। राइट। तो आपने भी क्या चीज एक्सपीरियंस करी है संकल्प कि इंडिया मार्ट के ऊपर आपने अपने आप को लिस्ट कराया, लीड्स आई, बहुत सारी आई,
मगर काम की नहीं थी, और उसके बाद आपने ढूंढना देखना ही बंद कर दिया इंडिया मार्ट की लीड्स को? हाँ सर, मोस्टली इंडिया मार्ट लीड्स पे यही एक्सपीरियंस किया है कि वी गॉटन लीड्स, लेकिन जो लीड्स है वो इतना है कि मेरा मतलब रॉ मटेरियल प्राइस नहीं निकलेगा जो रेट्स पे मटेरियल्स बिक रहे हैं, या फिर एक्सट्रीमली बेकार की लीड्स है, क्वांटिटीज बहुत कम है। हाँ, तो इसके अंदर ना 2-3 लेवल के ऊपर गड़बड़ होती है। गड़बड़ नंबर 1 कि आपने जो है ना अपने कंपनी के बारे में ठीक से बताया नहीं हुआ। 2, आपने जो कीवर्ड्स आपने यूज करे हैं ताकि लोग आपको कैसे ढूंढें वो भी गलत है। और 3, आपकी पोजीशनिंग गलत है, आपकी मार्केटिंग की पिच गलत है, आपकी पूरी सेल्स की साइंस ही गलत है, जिसकी रीजन की वजह से आपको सही बायर्स नहीं मिलते इंडिया मार्ट के ऊपर। नाउ जब मेरी साइंस लोग यूज करते हैं वो ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको 15 सेकंड के अंदर या आधे मिनट या 2 मिनट के अंदर बता सकूं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आपको उसके अंदर क्लब करके ध्यान रखना होता है। मगर जो लोग मेरी साइंस यूज करते हैं इंडिया मार्ट में, वो बताते हैं कि उनको 4% से लेकर 11% का कन्वर्जन रेट मिल रहा है। और वो ये भी बताते हैं कि सर अगर हम सिर्फ इंडिया मार्ट के ऊपर फोकस करके वहां पे ही सारा बिजनेस लपेट ले तो हमारे को किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी जिंदगी। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया मार्ट के ऊपर बेचने की साइंस जो है वो नॉर्मल जगह के ऊपर माल बेचने की साइंस से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इंडिया मार्ट के ऊपर आपको कंपटीशन को कैसे किल करना है वो आना चाहिए। अगर आपको कंपटीशन को कैसे किल करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे बुलडोज करना है, या क्लाइंट के माइंड में ये चीज कैसे प्लांट करनी है कि मेरे से नहीं खरीदा तो आप बर्बाद हो जाओगे, तभी ही आप इंडिया मार्ट के ऊपर सक्सेसफुली माल बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेच पाओगे। राइट, Does this make sense? समवट यस, समवट नहीं है, पूरी साइंस ही यही है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझना है कि इंडिया मार्ट के ऊपर जो भी आप माल बेचते हो, ऐसे 50 से लेकर 500 वेंडर्स और होंगे जो एग्जैक्ट सेम माल बेच रहे होंगे। हाँ जी, आपको इसी चीज को टैकल करना आना चाहिए। अगर आपको ये चीज टैकल करनी नहीं आती, आप इंडिया मार्ट के ऊपर सक्सेसफुली माल नहीं बेच पाओगे। राइट, व्हिच मींस हैंडलिंग योर कंपटीशन, Most certainly. टैकलिंग। वो तो सभी जगह, फिर इसकी टेक्निक थोड़ी और अलग होगी और कुछ अलग। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, Ji. So, with that note, I'll thank you for joining in the early morning. Bye bye. Take care. I'll see you next Wednesday with a new topic to help you grow your business. Thank you, Okay, sir. Ji. Bye bye. Thank you.